नमस्कार, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में मैं सुनैना आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लेकर जाते हैं विभिन्न राज्यों की सैर पर, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं वहां के लजीज पकवान, नृत्य संगीत और कला संस्कृति से। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे राज्य की ओर जो कि एक अमीर राज्य के नाम से तो जाना ही जाता है और इसके साथ ही वाणिज्य के क्षेत्र में भी इतनी प्रगति कर चुका है कि यहाँ के लोग भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही ये राज्य विकासशील राज्यों की श्रेणी में भी गिना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। भारत में गुजरात टेक्सटाइल और हीरो का केंद्र तो रहा ही है, साथ ही यहाँ की हाथ से बनाई चीजें देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है। दोस्तों, जब हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हमें वहां का मिश्रित इतिहास याद आता है और उसके साथ ही हमें याद आती है वहां की ऐतिहासिक एवं रंगीन लोक संस्कृति। गुजरात के चाहे वो लोकगीत हो या चरवाहों के गीत, गरबा हो या डांडिया, हर तरह का संगीत हमें रोमांचित कर अपने आगोश में ले लेता है। नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है और इसकी हर धुंधियाली रात जीवन को एक नई परिभाषा देती है। इस उत्सव को यहाँ के लोग बहुत ही पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। यहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे लोक नृत्य के माध्यम से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस नृत्य को गरबा कहा जाता है। ये नृत्य इतना प्रसिद्ध है कि उत्सव के दौरान न केवल गुजरात ही बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इसे बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है। The presiding deity, goddess Amba, is presiding on the hilltop of Gabbar. So the Mandavadi symbolizes the hill and the light inside or the Garba inside is goddess Amba. So we worship goddess Amba like that. गुजरातियों का प्रमुख उत्सव होता है नवरात्रि, जिसकी तैयारियां यहां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। इस त्योहार में यहां के लोगों को झूमते गाते देखा जा सकता है। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें देवी अंबा को मंडवरी, जो कि गब्बर पहाड़ी का प्रतीक है, के अंदर उन्हें सर पर रखकर घुमाया जा रहा है। In olden days, the married females longing for an issue, they used to worship goddess Amba and they used to offer the earthen pot. The earthen pot symbolized the universe and the lamp inside, the light inside is the life, symbolic of life. So that earthen pot
also symbolizes the mother's womb, female's womb, and the light inside is the fetus, the life. नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुजरात में उन्हें अंबा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि पर्व में देवी दुर्गा की अलग अलग दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। Females used to wear saru with the golden border which the girls were wearing. Generally the color is red with the golden border. इस पर्व में महिलाएं यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करती हैं, जो कि लाल रंग की होती है। इसके साथ ही वह गुजरात के पारंपरिक आभूषण भी पहनती हैं। Generally they wear the necklace, हार जिसको बोलते हैं। It is with the chain over, it is called damni. If it is only the dangling one, it is called tika. दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया गुजरात का पारंपरिक नृत्य। नवरात्रि के उत्सव पर अधिकतर महिलाएं यहां बांधनी की साड़ी पहनती हैं, जो कि यहां की हस्तकला का बेजोड़ उदाहरण है। यहां तक कि यहां की अधिकतर महिलाओं की वेशभूषा भी उनके द्वारा ही डिजाइन की जाती है। ग्रामीण ही नहीं, शहरों में भी अधिकतर महिलाएं बांधनी, जिसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है, उसे पहनना अधिक पसंद करती हैं। चाहे वो बांधनी दुपट्टा हो, साड़ी हो या फिर सूट सलवार, ये कला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है। आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देकर इस कला को वास्तविक स्थान दिलवाया। गुजरात में बांधनी का खास महत्व है। ये यहाँ केवल कच्छ और जामनगर में ही देखी जा सकती है। इस कला के लिए खास कारीगर होते हैं, जो कि इस कला में बहुत ही निपुण होते हैं। गुजरात इंडिया का एक स्टेट है जिसमें कच्छ नाम का एक एरिया है, जहां hundreds of years से ये टेक्निक इस्तेमाल होता है टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द टेक्सटाइल, जिसका बेसिक टेक्निक टाई एंड डाई ही है, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस क्राफ्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर माइन्यूटनेस एंड देयर रिफाइनमेंट। बांधनी का काम बहुत ही बारीकी के साथ होता है। इसमें काम जितना बारीक होगा, उसकी सुंदरता भी उतनी ही निखर कर आएगी। बांधनी के लिए सबसे पहले साड़ी पर चुने गए डिजाइन को बटर पेपर के माध्यम से छापा जाता है। उसे छापने के बाद डिजाइन के अनुसार कपड़े के छोटे छोटे हिस्सों को धागे से बांध दिया जाता है।
ट्रेडिशनली बांधनी सिल्क, प्योर सिल्क के ऊपर की जाती थी, और गजी सिल्क के नाम से एक फैब्रिक आता है जिसका एक साइड सैटिनी फील होता है, जबकि दूसरा साइड उसका कॉटन फील होता है, जिसको गजी कहते हैं. That fabric was very popular earlier. Today it has somehow fallen out of favor with the urban population. But the finest results are possible on thin hand-woven pure silk. बांधनी का डिजाइन कपड़े के साथ साथ उसके रंगों पर भी निर्भर करता है. साड़ी को कई बार बांधा, खोला और रंगा जाता है. यह साड़ी के रंग पर निर्भर करता है कि उसे अंततः किस शेड में रंगा जाना है. डाई को सही रंग की आवश्यकता के अनुसार कई तरह के सूखे और गीले रंगों से मिलाकर तैयार किया जाता है. बंधी हुई साड़ी को रंग में तब तक डुबोया जाता है जब तक वह अपना सही रंग न ले ले. फिर उसे स्पिनर में सुखाया जाता है. The bandhani, the tie and dye which comes out of Gujarat, is appreciated all over the world. The kind of craftsmanship that is still available in these areas is unmatchable. Foreign buyers भी ये बहुत ही appreciate करते हैं क्योंकि ये skill world में कहीं भी available नहीं है. उसके बाद साड़ी को खोलकर उसे सूरज की तीखी रोशनी के बिना घर के अंदर सुखाया जाता है. और फिर बचे हुए धागों को साड़ी में से निकाल दिया जाता है. फैशन डिजाइनर का काम ही ये है या होना चाहिए कि इसको कंटेम्प्रेरी एंगल से देखे. क्राफ्ट तो मौजूद है, टेक्नीशियंस, क्राफ्ट्समैन भी मौजूद है, उनके पास स्किल्स मौजूद है. हाउ यू यूज दैट स्किल इज ऑन यू. बांधनी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कपड़े के अनुसार कढ़ाई भी की जा सकती है, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है. गुजरात का नाम लें तो खादी का उल्लेख अपने आप ही हो जाता है. गांधी जी द्वारा प्रचलन में लाए गए खादी की मांग आज भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है. खादी न केवल गुजरात बल्कि भारत की भी पहचान बन चुकी है. आज नए नए तकनीकी उपकरणों की सहायता से खादी के उत्पादन को नया आयाम मिल रहा है. गांधी जी की कल्पना थी कि इस देश की बेकारी लोगों को काम देने के लिए ये विकेंद्रित उद्योग, खादी ग्रामोद्योग की मार्फत ही लोगों को काम मिल सकता है. और इसी सिलसिले में उद्योग भारती की स्थापना यही आधार पर शुरू हुई. खादी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा को गुजरात के रग रग में आज भी जिंदा रखे हुए है. खादी को बुनने के परंपरागत तरीके ने न केवल इसे आमदनी का साधन बनाया,
बल्कि यह यहाँ के लोगों की जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा भी बन गया। पुराने वक्त की खादी ऐसी थी जो देखने में भद्दा जैसी लगती है, लेकिन आज की खादी तो कोई देख नहीं सके, कोई कह न सके कि खादी है। और इसमें विशेषता है कि हैंड स्पन हैंड वोवन का जो लाभ है, और चमड़ी के खास करके तो पहनने वाले के स्वास्थ्य के लिए ये हैंड स्पन हैंड कपड़ा इतना फायदे कारक है। खादी के सूत को बनाने से लेकर उसके अंत उत्पादन तक उसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। आज अभी जो नेशनलाइजेशन हुआ है तो बाहर के आदान प्रदान इतना चलता है, तो हमने चाहा कि ये हम प्रदेश में जाकर क्यों खड़ा स्टोर करें, प्रदेश वाले हमारे पास आकर खरीद जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। खादी न केवल हमारे घरेलू व्यापार बल्कि विदेशी बाजार को भी काफी आकर्षित करता है, और खादी की लोकप्रियता के कारण इसका निर्यात पूरे विश्व में किया जाता है। आज तकनीकी विकास के कारण आधुनिक मशीनें भी इस काम को बढ़ावा दे रही हैं। खादी के लिए जो मान्यता है बहुत पुरानी मान्यता है। अभी खादी में तो मिल कपड़ा में कपड़ा नहीं मिलता है, और ऐसा खादी में नई नई वैरायटी, नई नई फैशन, नई नई डिजाइन बहुत प्रसारित होता है। रेडीमेड कपड़ा भी इतना ही प्रसारित होता है। सूत बनाने के बाद जरूरत पड़ने पर उसे रंगा जाता है, और फिर अलग अलग प्रकार के डिजाइन और पैटर्न के लिए उसकी बुनाई की जाती है। खादी के अलावा भी गुजरात में हथकरघा के माध्यम से अन्य कपड़ों की बुनाई भी हमें देखने को मिलती है। तकनीकी विकास के बावजूद अभी भी गुजरात के गांवों में इस प्रकार हथकरघा पर काम करते हुए लोग गुजरात की परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। रंग बिरंगे सूतों को हथकरघा के माध्यम से पिरोने पर जो अंततः कपड़ा बनकर तैयार होता है वह काफी आकर्षक लगता है। खादी के अलावा पटोला साड़ी भी हथकरघा का एक उदाहरण है, जिसकी बुनाई यहां के परिवार करते हैं। इसके लिए पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है, उसके बाद सूत को रीलों में लपेटा जाता है, और फिर शुरू होती है साड़ी बनने की प्रक्रिया। डिजाइन के मुताबिक धागों की बुनाई बड़ी ही बारीकी और सावधानी से की जाती है। उसके बाद जो साड़ी तैयार होकर आती है उसका तो जवाब ही नहीं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात के पारंपरिक पकवान। यद्यपि गुजरात अरेबियन सागर, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा है, जिसकी झलक यहाँ के पकवानों में भी देखने को मिलती है। गुजरात के खान पान की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ प्याज और लहसुन का प्रयोग या तो बहुत कम मात्रा में किया जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके बावजूद भी यहाँ के पकवान स्वादिष्ट और जायकेदार होते हैं। तो आइए हम भी चखते हैं इन पकवानों का स्वाद। भौगोलिक रूप से गुजरात को 4 प्रांतों में बांटा जा सकता है: मध्य गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और दक्षिण गुजरात। यद्यपि इन विभिन्न प्रांतों के खान पान में
लगभग समानताएं दिखाई देती हैं, किंतु बनाने की विधि में हमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, जो कि मौसम व संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण होता है। Gujarat has always been a merchant nation, a lot of trading happening between different countries throughout the times, and I think Gujarati food is a really unique cuisine compared to the other cuisines from India. Gujarat basically can be classified into three different regions: Kathiawar, which is central Gujarat; Surat, which is green and lush, and there's a lot of rainfall, so basically the connoisseurs of very good food. Then you have a very dry region, which is Kutch. इस बंजर भूमि वाले क्षेत्र में शारीरिक ऊर्जा उत्पादन व जीविका चलाने हेतु प्रोटीन युक्त भोजन का उपयोग अधिक किया जाता है। बाजरे का रोटला बहुत फेमस है कच्छ और काठियावाड़ में। कच्छ के लोग ज्यादातर बाजरे के रोटले खाते हैं, उसके साथ बैंगन का भरता हो या फिर हरी मिर्च हो, ऐसी चीजें खाते हैं। गुजरात के कच्छ प्रांत में पानी की कमी होने के कारण यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत कम होती है और बाजरा अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ बाजरे की रोटी सबसे ज्यादा खाने को मिलती है, जिसे बाजरे का रोटला भी कहा जाता है। सिंगदाना आलू, जिसमें जितना आलू हो उतना सिंगदाना डालते हैं। सिंगदाना इज ग्राउंड नट। गुजरात में मूंगफली की पैदावार सबसे अधिक होती है, इसीलिए यहाँ अधिकतर हर सब्जी में मूंगफली डाली जाती है। यह भी यहाँ की एक विशेषता है। पीनट एक तो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि गुजरात में पीनट ज्यादा ग्रो भी होता है। पीनट हेल्दी है, प्रोटीन है। गुजराती पारंपरिक थाली में आलू और मूंगफली की सब्जी भी परोसी जाती है। गुजराती करी तो सबको ज्यादातर पसंद है क्योंकि उसमें थोड़ा मीठा भी होता है, इतनी हेवी नहीं होती है और हमेशा हरा मसाला रहता है उसमें। कच्छ में ताजी हरी सब्जियों का अभाव होने के कारण यहाँ चने की दाल को पीसकर अधिक प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वह किसी सब्जी के रूप में हो या फिर कढ़ी के रूप में। कच्छ की कढ़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, बनाने में उतनी ही आसान भी। श्रीखंड जितना दही हो उतना चीनी होता है उसमें, और श्रीखंड काफी फेमस है गुजरातियों में। हर अच्छे दिन पे हम श्रीखंड बनाते हैं। किसी की सालगिरह हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो हमेशा हमारे यहाँ श्रीखंड जरूर बनता है। जन्माष्टमी के दिन भी जरूर बनता है। गुजरात में लोग मीठे पकवानों के काफी शौकीन हैं। यहाँ के पारंपरिक मीठे पकवानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है श्रीखंड, जो कि यहाँ हर घर में बनता है। अभी तक हमने आपको बताया कच्छ के खाने के बारे में। अब हम आपको दिखाएंगे गुजरात की पारंपरिक थाली, जो कच्छ के भोजन से हटकर है। जहां एक ओर कच्छ में सब्जियों का अभाव है, तो वहीं दूसरी ओर गोंडल प्रांत में सब्जियां, गेहूं, चावल आदि भरपूर मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए
यहाँ के खाने में हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे विदा लें। हमें आशा है कि गुजरात ने आपके दिल और दिमाग को जरूर छुआ होगा और आपको कुछ ना कुछ तो अनुभव जरूर मिला होगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं डीडी भारती।